सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए फिर इस बात को दोहराया है कि वो करप्शन करने वालों को NRO नहीं देंगे। बाकी जिस भी मामले पर अपोजिशन बात करना चाहती है वो इसके लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन के मौक़िफ़ और मुतालबात में बार बार तब्दीली आती रही है। जो तहरीक वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेने से शुरू हुई थी, अब अपने इस्तीफ़े देने पर आ गई है। लेकिन यह भी कोई हतमी बात नहीं है। आज लाहौर जलसे को लेकर अफवाहों की भी बड़ी बैठक लगी, जिससे मिलने वाली खबरों से अंदाज़ा हो रहा है कि किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक़ राय हथेली पर सरसों जमाने वाला मामला बना हुआ है। ज़राए का दावा है नवाज शरीफ ने तजवीज़ दी है कि सारी जमातें अपने इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करा दें, फिर लॉन्ग मार्च किया जाए और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ये इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दें। मरीम नवाज का इसरार है कि सारी जमातें पहले मीनारे पाकिस्तान की जलसागाह भरने पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर लाहौर जलसा कामयाब हो गया तो फिर बाकी काम भी आसान होगा। सवाल यह है कि बाकी काम से उनकी मुराद है क्या? इन्हें किसने गारंटी दी है कि लाहौर जलसे की कामयाबी के बाद बात बन जाएगी? शाहिद खाकान कहते हैं हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती, बल्कि सियासत पर असरअंदाज होने वाले इदारों से बात होगी। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। अगर खिचड़ी पकी है जो नजर आ रही है, ये एक ऐसी खिचड़ी है जो सवाल उठा रही है कि सारी जमातें अपने इस्तीफे उस शख्स को क्यों देंगी जो खुद असेंबली से बाहर है। क्या पीपल्स पार्टी इस पर राजी हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल यह भी है कि इस्तीफे देने से अपोजिशन के हाथ क्या आएगा? वज़ीर आज़म आज भी कह रहे थे कि अपोजिशन इस्तीफे देगी तो वो इन सीटों पर इलेक्शन करा देंगे। बात क्या करनी है और किसने करनी है, किससे करनी है, इस मामले पर भी अपोजिशन मखमसे का शिकार है। एक आवाज जेल भरो तहरीक की भी सुनाई दे रही है, लेकिन क्या अपोजिशन क़यादत इस पर मुत्तफिक होगी? सब नजरें PDM के इजलास पर लगी हैं। बड़े बड़े फैसले होने का शोर मचाया जा रहा है। देखना यह है कि इस पटारी से क्या निकलता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, अभी जो तारीख है वो ये है कि सिंध हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। जरदारी साहब ने मना लिया है नवाज शरीफ साहब को कि जी सिंध हुकूमत नहीं, और बात हो रही है जो इस्तीफों की वो पहले कौमी असम्बली से दिए जाएं, वो भी अभी जमा कराए जाएंगे मौलाना को। उसके बाद बात आएगी लॉन्ग मार्च के, फिर उसके बाद जनाब पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, लेकिन सिंध की तो बात ही नहीं है। वो सोचा जाएगा। ये क्या है? तो साहब ये जो सोचा जाएगा ना, ये सोचा जाना भी नहीं है। अच्छा। जरदारी साहब को ये फजलुर रहमान साहब और उसके बाद जनाब ये जो है नवाज शरीफ साहब, इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि जरदारी साहब सिंध गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा दे दें, और सिंध गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा देने से इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो सिंध का ख़त्म हो जाएगा, तो सेनेट के इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेंगे और गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाएगा। इस पर जरदारी साहब ने क्लियर कह दिया था कि सिंध गवर्नमेंट ऑप्शन ही नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को जो ये 3 राब्ते हुए ना, उसमें नवाज शरीफ साहब से शदीद गिला किया था और उनको धमकी दी थी कि अगर आपकी बेटी इस तरह बयानात देती रही तो फिर PDM टूट भी सकती है। अच्छा। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया था। जरदारी साहब का ये कहना था, ये जो मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक कि जनाब ये जो मरियम नवाज जो है ये अपने जलसों में जुलूसों में PDM के फैसलों से पहले ही फैसले सुना रही हैं। कभी ये इस्तीफों की बात कर रही हैं, कभी ये डायरेक्ट आर्मी से डायलॉग करने की बात कर रही हैं। ये तो PDM में लेके आए, PDM जो फैसले करे उसको अनाउंस करें। ये PDM के फैसलों को इंतज़ार ही नहीं कर रही और ये खुद ही उसको अनाउंस कर देती हैं, और उससे फिर PDM का क्या फ़ायदा है? अगर मरियम ने जलसों में इस तरह की अनाउंसमेंट करनी है, ये तो फिर PDM की तौहीन है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि मरियम को खामोश करें। अगर आप चाहते हैं कि PDM जो है ये कामयाबी से आगे चले तो मरियम को PDM के फैसलों का एहतराम करना होगा। और ये जलसे जुलूसों में ये जो अपने खुद ही वो अपनी अनाउंसमेंट्स कर रही हैं और अपने डिसीजन दे रही हैं, ये जो है ये बड़ा ख़तरनाक है PDM के लिए। उसके बाद मियाँ साहब ने उनको इस चीज़ की गारंटी दी, यकीन दहानी दी कि मरियम अब कोई इस तरह की बात नहीं करेंगी। अब आप देखें कि ये लाहौर में जो 2-3 रैलियाँ हुई हैं कल,
इसमें मरियम ने कोई ऐसी बात नहीं की, अब वो चुप हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने इस्तीफ़ों की बात कर दी थी और ये भी कहा था कि ना उनका घिराव करें, ये करें, वो करें, जिस पर पार्टी की रिजर्वेशन ये थी कि ये मसला तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, ये तो इसका फैसला ही नहीं हुआ। तो पार्टी की PMLN मरियम किस तरह से कह रही है कि जनाब हम इस्तीफे लेंगे, तो ये इशू था। दूसरा, जब मियाँ साहब ने इस्तीफ़ों की बात की तो जरदारी साहब ने कहा जी कि उस पर सोचेंगे, लेकिन जरदारी साहब, पहला उनका ये था कि जनाब ये जो आप इस्तीफ़ों का इशू छेड़ रहे हैं ना, इससे लाहौर का जलसा भी मुतासिर होगा और आपका लॉन्ग मार्च भी मुतासिर होगा, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट आएगी, नून लीग जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा। उसामा साहब, शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने जेल जाने से पहले जो मरियम से मुलाकात की थी उसमें उन्होंने उनको क्लियरली कहा था कि ये इस्तीफों वाला इशू ना छेड़ो, तुम पार्टी को एक बंद रास्ते की तरफ लेके जा रहे हो, दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही हो, पार्टी तबाह हो जाएगी। तो मरियम जो है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कितनी एम्बिशियस हैं कि वो अभी तक वो उस चीज पर अड़ी हुई थी कि नहीं मैंने इस्तीफे लेने, और साथ फिर ये कह रही है जो इस्तीफा ना दे उसका घिराव करें, वर्कर्स का घिराव करें, यानी कि उनको पता है कि पार्टी के अंदर एक मेजोरिटी ऐसी है जो इस्तीफे नहीं देगी, अपनी पार्टी के अंदर लोग इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आप आसिफ अली जरदारी साहब से ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी पार्टी के लोगों से इस्तीफे ले लें। जरदारी कहेगा तो उसको तो शायद सारे इस्तीफे मिल जाएं, नून लीग में सारे इस्तीफे नहीं मिले। लेकिन वो तो आ गया खरल साहब, अब ये तो जब फैसला हो गया कि सिंध हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये तो हो गया ना, आज ही फैसला होना था जो होना है, बाद में तब कुछ नहीं। तो सेनेट के इलेक्शन तब होंगे जब सिंध हुकूमत होगी, बाकी इस्तीफों से तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। कौमी असम्बली में मेजॉरिटी में है नहीं, वो भी अभी बात देखी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में देने से क्या हो जाएगा, पंजाब असम्बली में देने से क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान में, इनका तो स्टेक ही नहीं, और मौलाना को जमा कराने हैं। यानी एक ऐसा शख्स जो सजाई याफ्ता है, नाअहल है, मफरूर है, भागा हुआ है, वो कह रहा है कि एक ऐसे शख्स को दे दो इस्तीफे जो मेंबर ही नहीं है, जिसको लोग ने ठुकरा दिया है। तो क्या बनेगा इस तरह के फैसलों का? एक तो उसामा साहब, कल भी आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इस्तीफे नहीं देगी। बिल्कुल ठीक हो बात, ये कैटेगोरिकली मैंने बात कल ही बता दी थी। दूसरी बात ये है कि अभी भी जो इस्तीफे है ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ना कौमी असम्बली से इस्तीफे आ रहे हैं, ना पंजाब असम्बली से इस्तीफे आ रहे हैं, ना KPK असम्बली से इस्तीफे आ रहे हैं। अच्छा, सिंध का सोचा जाना तो बड़ी दूर की बात है ना। वो तो हो गया ना फैसला, ये मैं आपको खबर दूंगा नहीं है, वो तो खत्म हो गई कहानी। जरदारी साहब वो तो सोचा जाना भी बात की बात कह दिया है कि सिंध ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि बाकी भी नहीं है, नहीं आएंगे, ये आप बात लिख ले, रिकॉर्ड पे रख ले। सर ये तो बड़ी बेइज्जती होगी मौलाना की। तो अब ये आपको पता चल जाएगा। अभी लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च कब होता है, उसके बाद ये इस्तीफों वाला मामला शुरू होता है, उसके ऊपर क्या सूरत हाल बनती है, ये कई महीने इसमें लग सकते हैं। ये नहीं है कि कल को इस्तीफे आ जाने हैं या परसों आ जाने हैं। अभी तक जो खबरें छपाई जा रही हैं पहले वो यह है कि 4 लोग हैं टोटल, 300 के लगभग नून लीग के अरकान पार्लियामान, 168 पंजाब असम्बली में है, 84 कौमी असम्बली में है, तो 250 से ज्यादा तो ये हो गए, और बाकी आप मिला लें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान इधर उधर होंगे तो 300 पौने 304। और ये भी अभी खबरें हैं कि 4 लोगों ने जमा कराए, वो स्पीकर के पास नहीं गए, वो भी इस्तीफे नहीं है, उसको इस्तीफा नहीं कह सकते, वो एक्सटेंट है, और वो भी सिर्फ 4 बंदों ने चलाया दिल गुर्दा बड़ा करके, और वो भी जारी बार है जिन्होंने बेनिफिट लिया है करोड़ों अरबों रुपए के। अब खोकर अफजल ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके तो वारे न्यारे हो गए। अब देखें, इमरान खान साहब का बयान है कि 40 लोग ऐसे जो कब्जा माफी हैं, 40 मेंबरान। तो अब मामला ये है कि जो मरियम साहबा जब ये खुद एडमिट कर रही हैं, उनको इसका मतलब है पता है कि जब वो कह रही हैं कारकुन घेराव करें जो लोग इस्तीफे नहीं देंगे, तो ये तो वही बात होगी, उनको पता चल रहा है, ये कौन सी सियासत है, उनको पता चल रहा है कि हमारी पार्टी के लोग हमारे कहने पे इस्तीफे नहीं देंगे, ये उनको पता चल चुका है। फिर दूसरी इस तरह मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो जब जरदारी अगर कहेंगे तो वो देंगे, लेकिन मामला ये है कि वो इस ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं। जरदारी साहब को क्या पड़ी है, 2.5 साल अपनी पंजाब जो सिंध हुकूमत है उसको 2.5 साल पहले खत्म कर ले, उनको क्या जरूरत पड़ी है। तो वो नहीं, मामला ये है कि इलेक्शन तो होंगे, इनका तो सारा जोर था सेनेट के जो इलेक्शन है वो भी होंगे अपने टाइम पे मार्च में, उससे पहले लॉन्ग मार्च जितने मर्जी ये कर लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस्तीफे देने से पहले मैं आपको फिर एक और बता रहा हूँ, सिंध वाली तो बात खत्म होगी ना, इस्तीफे देने से पहले PDM टूट जाएगी, ये बात भी लिख लें। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इसके ऊपर आपको मैं इसलिए तभी भी डिसाइड नहीं हो सका। मैं कह रहा हूँ इस्तीफे जब आप सारे इस्तीफे आ जाएंगे ना नून लीग के या सारी जिस तरह उन्होंने तरतीब बनाई है,
तो फिर मुझे आप बता दीजिएगा सर, उससे पहले पीडीएम टूट क्लियर जाएगी। पैगाम है बाबर साहब जो बात कर रहे हैं कि भाई पहले नून लीग पहल करे, वहीं से पहल नहीं हो रही। मरियम जब कह रही है कि घेराव करो घरों का, इसका मतलब है कि फिर आज बयान देख लें कि सारे फोकस आप जलसे पे रखें, इसका मतलब है अब इस्तीफों का चक्कर ही नहीं है। वही आपकी बात के तितर बितर ना हो जाए काम कि अभी फोकस रखो मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का। अच्छा, उसके हवाले से भी खबरें सुन लें कि जी पानी छोड़ दिया उधर, अभी हफ्ता पड़ा हुआ है तो अब वो पानी ना लगाए। मौसम ऐसा है, इस मौसम में तो घास मर जाता है, हर आदमी को पता है, तो वो क्या करें, पानी लगाना छोड़ दें इनकी खातिर? क्या नहीं, करें? इन्होंने तो कभी पानी नहीं लगाया था। डोगर साहब भी गवाह इस चीज़ के, जब भी अपोजिशन को जलसा रखती थी हमेशा पानी छोड़ दिया जाता था। ये एक्सटेंट होते हैं उसके घास मरने की वजह से हो या जो भी हो, बल ये जलसे इस पानी छोड़ने से तो नहीं रुकेंगे। वो वहाँ पे कौन सा कुछ सैलाब आ गया है। तो बाकी यह है कि हुकूमत ने इस रैली को, जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, उसको बिल्कुल रोकने का फैसला, उन्होंने कहा कि इसको हम होने देंगे, इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग तसादम चाहते हैं, ये लोग टकराव की पॉलिसी पर अमल दरामद है और ये चाहते हैं कि इस तरीके से एक तसादम की रास्ता इख्तियार किया जाए। और हुकूमत को ये बताया गया कि अगर आपने इस तरह का काम किया तो इनको ज़्यादा हाइप भी इनकी मिलेगी और इनकी ज़्यादा कवरेज भी होगी और इससे हुकूमत की जागनसाई भी होगी। तो बेहतर यह है कि इनको खुला छोड़ दिया जाए, इनको इजाज़त दे दी जाए या इनको करने दिया जाए जो अच्छा, भी करना। तीन चीजें हैं बाबर साहब, हम तेजी से, मैं चाहता हूं आप दोनों उस पर कमेंट करें। एक बात तो ये कि ये इलेक्शन मानेंगे, सही कहते हैं जी इस्तीफे दे दें, बिल फर्ज ये हो जाता है, अभी तो नजर नहीं आ रहा, हम फर्ज कर लेते हैं, तो नए जो इलेक्शन होंगे, जिस इलेक्शन कमीशन पर आज इतबार नहीं है, वो बाद में कैसे हो जाएगा? कोई इसकी तजवीज़, कोई उसकी बेहतरी के लिए कुछ उन्होंने सोचा? नया इलेक्शन वाली तो दूसरा, बात शाह दूर महमूद तक कुरैशी भी साहब का बयान आया, उन्होंने गालिबन ARY पर चैनल पर बात की कि जी पीपल्स पार्टी के लोगों ने नाम भी बताया उसमें, शायद ख्वाजा आसिफ भी उसमें शामिल थे नून लीग के, और शहरी रहमान साहिबा थी, कि क्लियर उन्होंने कहा है, और नवीद कमर थे, शहरी रहमान और ख्वाजा से, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑन एयर कहा कि इन्होंने बराह रास्त कहा है जी आप नैब को ख़त्म कर दें, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, ये PDM ही ख़त्म कर देंगे, हम PDM ही ख़त्म कर देंगे, आप नैब को ख़त्म कर दें। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि नून लीग की सीनियर लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि जी लॉन्ग मार्च हम कर लेंगे, इतनी रैलियां कर ली हैं तो लॉन्ग मार्च में यूं ही ना सड़कों से जाना है। गुजरावाला में भी तो रैली की शक्ल में गए थे, वहां चले गए, उसके बाद क्या करेंगे? सर्दी शदीद, वहां पर बैठ ही नहीं हम सकते, इतनी सर्दी है। दूसरी बात यह है कि वबा इतनी फैल रही है, अभी आप देखिए कि रिकॉर्ड बन गया 5 महीने का, 89 लोग पिछले 24 घंटे में जाँ बाग हो गए, तादाद बढ़ती जा रही है, 50 से ज़्यादा जगहों पर लाहौर में लॉकडाउन हो गया है। तो एक भी शख्स वहां पर वो हो गया तो कहते हैं वो तो कोई एक दिन नहीं रुकेगा वहां पर। ये तीन बड़े मामला सामने आ रहे हैं। उसामा साहब, सबसे बड़ा इशू जो है ना वो कोरोना का है, उसको इतना लाइटली ना लें। बड़ी स्पीड से, तेज़ी से कोरोना जो है वो बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी से जो है ये अस्पताल जो है ना वो भरी जा रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है। और आप देखिएगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की, ये जो जिद पकड़ के बैठे हुए हैं ना, इनको चाहिए था कि इसको थोड़ा सा डिले करते, इसको आगे लेके जाते। अब वाकई अगर लाहौर का अगर ये जलसा है उसमें भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है। आप देखिए कोई SOP ये फॉलो नहीं कर रहे, किसी किस्म का कोई SOP जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। बंद कमरों में बैठे हैं, खुद तो मास्क चढ़ा के बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो बेचारे लोग आते हैं तो वहाँ पे कोई मास्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई SOP नहीं होता, कोई सैनिटाइज़र नहीं होता। और ये इस वबा का जो मुझे जो लग रहा है, ये भी एक साजिश है कि इस वबा को पूरी तरीके से फैला दिया जाए, हर जगह पे फैला दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट जो है इसको एक नई, ये एक और मुसीबत चैलेंज पड़ जाए, चैलेंज पड़ जाए बड़ा। जहाँ तक बात है, बात बिल्कुल ठीक है कि ये लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं दिसंबर में या जनवरी में, जब माइनस में रावलपिंडी या इस्लामाबाद में माइनस में टेम्परेचर होगा, वहाँ पर ये किस तरह सर्वाइव करेंगे? वर्कर जो है वो रात को सोएंगे कहाँ पर? किस तरह से ये सारा गुजर बसर होगा? ये चीज़ें पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली इस सारी जो PDM है, इसका जो रिजल्ट है ना वो डिज़ास्टर्स होना है, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी और इनके अपने लिए भी। क्योंकि PDM अगर ये नाकाम हो गई तो उसका अल्टीमेट ये जो इम्पैक्ट है ना, ये जो कोरोना का, इसको तो सारी कौम को भुगतना पड़ना है। मरियम कह रही है मुकदमा दर्ज होते हैं, होने दें, उससे क्या होता है, हुकूमत ही चली जानी है लोगों पर। अगर गवर्नमेंट किस तरह से जाएगी? मुझे एक चीज़ बताएं, किस तरह से जाएगी? ये जाके वहाँ बैठ भी जाएंगे, फिर क्या होगा? बैठे रहे, गवर्नमेंट की शदीद ठंड है, आराम से बैठे, मरी में बर्फ़ पड़ रही है, शदीद ठंड में लोग जो है आप ही 1-2-3 दिन के बाद वापस आना शुरू हो जाएंगे वहाँ से। वहाँ पर इतना आसान नहीं है वहाँ जाके बैठना, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जनाब कोरोना
जो है वो उसका एक अपना थ्रेट है, उसके अंदर जो है लोग जो है, मेरा नहीं ख्याल के लोग जो है इसी तरह से ये जो भेड़ बकरियां और ये जो लोग समझिए हमें कीड़े मकोड़े बना के ये जो हाँक रहे हैं ना उसामा साहब, ये अब लोगों में भी शऊर आ गया है। ठीक, जल्द से अपनी जगह पे कि चलें गए वहाँ से वापस आ गए, लेकिन जाके वहाँ पर रहना किसी ने नहीं। हाँ वहाँ पे अगर कोई रहेगा ना तो मौलाना फजल रहमान के स्टूडेंट्स ही होंगे जो वहाँ पर ठहरेंगे, बाकी इन दो पार्टियों का एक वर्कर वहाँ पे नहीं ठहरा। खिरल साहब, बैरून मुल्क से सपोर्ट मिल रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे पता है कि अपोजिशन को बैरून मुल्क से सपोर्ट मिल रही है और लॉन्ग मार्च करना है तो कर लें, ये इमरान खान साहब वैसे ही कह रहे हैं, आपको लगता है कि बाकी बाहर से सपोर्ट हो सकती है? और बयानात में तजादात भी बहुत ज़्यादा हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी हमने तो बात ही फ़ौज से करनी है, फजल रहमान साहब कहते हैं जी फ़ौज हुकूमत के पीछे से हट जाए, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी दोनों एक पेज पर हैं। ये सारा क्या चल रहा है? ये देखें, ये बैरून मुल्क जो इमदाद है अपोजिशन को या जो चीज़ें हैं वो तो है। नवाज शरीफ साहब की लंदन में बहुत सारे हालिया दिनों के अंदर उनकी मुलाकात अहम लोगों से हुई है, उसमें कुछ सफारतकार भी हैं, कुछ अमेरिकन लोग जो हैं, कुछ मीडिएटर जो है बीच में, बरतानिया के जो कुछ वहाँ पे लोग हैं, कुछ जिस तरह मैंने बताया पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है जो हुसैन नवाज के साथ जिनकी शराकत दारी है, मैं बार बार फिर कहता हूँ, सऊदी अरब के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे, और शायद इंडिया के अंदर मेरे पास वो प्रूफ नहीं है, लेकिन सऊदीया के अंदर और कुछ मुल्कों के अंदर उनकी शराकत दारी है, और वो बिजनेसमैन जो है वो मोदी के साथ बहुत ज़्यादा उनके करीबी ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उसको कुछ जो गैर मुल्की कूते हैं उनके साथ उनके राब्ते हैं, एक आध इस्लामी मुल्क जो है उनके साथ भी उनके राब्ते हैं, और उनके साथ ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के राब्ते हैं बल्कि उस एक आध मुल्क जो है उसकी पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, जो शुरू में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके अंदर अब वो जो गर्म जोशी है वो नहीं पाई जा रही। इस चीज़ को नवाज शरीफ साहब जो है वो एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मामला ये है कि वो फिर बात यही है डॉक्टर साहब वाली कि क्या मुझे ये बता दें जनवरी में आप इस हुकूमत को किस तरह कर खैर साहब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थोड़ा लिए सा इस पे अर्ज करूंगा। खैर साहब जो बात कर रहे हैं ना, इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर एक पाकिस्तान के अहम दोस्त मुल्क जो है उसका विजिट कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली मॉडरेटर का रोल प्ले कर रहा है इंडिया और नवाज शरीफ के दरमियान। उस मुल्क से मौलाना फजल रहमान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो डायरेक्ट उनको भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसमें कड़ियाँ तो खासी मिली हुई हैं। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ पर जा रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ भी उसका विजिट कर रहे हैं, और उस मुल्क के वो आइकर मियाँ साहब के खासा करीब है और वो फजल रहमान साहब के भी खासा करीब है। तो चीज़ें जो है वो सारी बड़ी वाज़ेह तौर पर कनेक्ट हो रही हैं और मिली हुई हैं, और वहाँ से एक साजिश रचाई जा रही है, और इनको बैकअप जो है, इनको जो सपोर्ट मिल रही है वो वहाँ से मिल रही है। जो कि इनडायरेक्टली इसमें इंडिया भी इंगेज है, उसमें पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक भी इंगेज हैं जो कि कनेक्ट हुए हैं नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब। देखिए इमरान खान साहब कह तो चुके हैं कि एक दोस्त मुल्क या करीब मुल्क है, उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बात की थी, वो ये कहते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े सॉफ्ट, ये तो नहीं कहा था इसको छोड़ दें, लेकिन कोई इस तरह की बात अभी जो एजेंडा क्या है, एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करना, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना, पाकिस्तान के अंदर शोरश बर्पा करना, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना, अमनो आमा जो है उसकी सूरत हाल ख़राब करना, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना, सी पैक जो है उसको टारगेट करना। तो फिर बात कर लेना। फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी एनआरओ के अलावा हर चीज पर बात के लिए तैयार है, तो फिर बात करें, क्यों नहीं कुछ लोगों को भेजते इमरान खान साहब? बात जो उन बातों का उनके साथ अलग ही नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा जी क्या नहीं, मुझे मीडिया, फौज, मीडिया और अदालतें, मुझे कहते हैं ये हुकूमत ना हो। क्या अपोजिशन है आवाम की महंगाई के लिए हुकूमत से बात करना चाहती है? क्या अपोजिशन है बिजली के बिलों में कमी के लिए बात करना चाहती है? सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्या अपोजिशन जो है वो चीनी की कीमत कम करने के लिए वो परेशान हो बैठी है? लेकिन अपोजिशन को जो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आपने कोट किया कि उन्होंने कहा कि नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहिबा और ख्वाजा आसिफ साहब, अब ये कोर्ट ने बात की, ऑन एयर बात की, उसको डिनाई तो नहीं किया। कई घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे खत्म कर दे, पीडीएम खत्म। अच्छा, अब मामला ये है कि सब बिल्ली थैले से तो बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि एनआरओ वही मसला है, इमरान खान साहब यही कह रहे हैं
और मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब, पॉसिबिलिटीज की बात होती है। जरदारी अगर साहब, आप कह रहे हैं मुल्क को एकदम इस्तेहकाम का शिकार करने की बात हो रही देखिए है, बाबर नवाज साहब- शरीफ साहब या जरदारी साहब को ये फील हो रहा था कि शायद हमें एनआरओ मिल जाएगा, नैब के हवाले से ये एनआरओ मिल जाएगा। एट 11th आवर इमरान खान साहब ने बीच में फटा डाल दिया। अच्छा देखिए, इमरान खान मैं साहब अर्ज ने करूं, वहां पे क्लियर कट जिसको स्टांस ले NRO लिया। कहते हैं ना इमरान खान, उन्होंने कहा कि मैं ये एनआरओ किसी सूरत नहीं दे दूंगा, मैक्सिमम मेरी हुकूमत गिरती है, मेरी बात सुनो। वो अदम एतमाद ले आए, जो भी करना चाहते करें, लेकिन मैं NRO नहीं गुजारिश ये है कि जिसको एनआरओ ये कहते हैं, परवेज मुशर्रफ के दौर में जो भी हुआ, कॉन्डोलीजा राइस का सारा सब सामने आ चुका है कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुआ, अमेरिका ने सारा कुछ और करवाया उसको था। सुप्रीम कोर्ट कालदम करार दे चुकी है। आप एनआरओ अगर करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में हो भी नहीं सकता। पॉसिबिलिटी होता है। जरदारी साहब ने भी 5 साल पूरे किए थे और वो बड़े मुफाहमत के बादशाह, उन्होंने जिस तरह किया पता है। परवेज मुशर्रफ ने तो सियासत में तो फिर ये खेल इसी तरह होता है, इख्तियार का खेल, पॉसिबिलिटीज पैदा करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा नैब खत्म कर दिया जाए, आप दोनों कह रहे हैं अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, बाहर से भी जनाब इमदाद मिल रही है, सारा कुछ है, तो फिर और इस लॉन्ग मार्केट का पर्पस क्या है? तो आप और फिर- लॉन्ग मार्केट कोई पर्पस नहीं है। इससे मैं रहमत नहीं सर, है। मैं आपको बात तो शुरू करें मैं ना। आपको देखिए, चीज़ें जो है ना बड़ी क्लियर हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इनसे हर चीज़ पे बात हो सकती है मास्टर एनआरओ की। पीडीएम का जो वाहिद एजेंडा है ख़ास तौर पे पार्टी और नून लीग का, वो है नैब, वो है एनआरओ, और कोई एजेंडा नहीं है। वो खुल के ओपनली ये कह भी चुके हैं। अब इमरान खान साहब इस पे बात करने को तैयार नहीं है। अब पीछे रह गए कि अदारों के साथ इस पे बात की जाए। अगर इमरान नहीं मानता तो उस पर प्रेशर डलवाया जाए, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर डलवाया जाए। प्रेशर डलवाने के लिए डायरेक्ट अदारों को इसमें घसीटा गया, अदारों को टारगेट किया गया कि अदारों को डिफेंसिव पोजीशन पे लेके आए, तो वो इमरान खान पे प्रेशर बढ़ाएं कि जनाब किसी तरीके से भी ये नैब शैब का मामला ख़त्म करें और इनको साथ लेके चलें। ये यही चाह रहे हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी वो बड़ी क्लियर 34 क्लियर हो थी गई ना, सामने। आप बात करें भाई ये 10-15 हो सकती हैं, उन पे देखे तो सही। सर वो नैब खत्म करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि नैब का अदारा खत्म हो जाए। शाहिद खान अब्बासी ये कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमें ये नैब मंजूर नहीं है। नैब का अदारा खत्म हो गया तो मियाँ साहब के खिलाफ सारे केसेस खत्म हो गए, मरियम नवाज के खिलाफ केसेस खत्म हो गए, जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खत्म हो गए, तफरियाल तालपुर के खिलाफ केसेस खत्म हो गए। तो जब सिर्फ उनका ये नैब खत्म हो जाए उसके बाद ठीक है, चीज़ों को चलने दिया जाए। ठीक है। जिस पे इमरान खान साहब इनसे बात करने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये रास्ता अब इमरान खान समझते हैं कि ये तो खतरा ही नहीं है, अपोजिशन तो खतरा ही नहीं है, बहरहाल ये वबा ना फैले, ये बड़ा मसला है। और साथ वो समझते हैं कि अगर महंगाई को, और काबीना के लोग भी समझते हैं महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए, उसके लिए अब वो जो इंडस्ट्रियल शहर हैं उनके लिए मराहत लाने की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब कुछ बड़े ऐलानात करने वाले हैं। सियालकोट का दौरा करेंगे, वहाँ पर 5 बड़े मंसूबों का, 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का वो ऐलान करेंगे। निजी एयरलाइन एयर सियाल है, उसका इफ्तिताह भी होगा। वाटर फिल्ट्रेशन मंसूबे का इफ्तिताह है और वज़ीर-ए-आज़म इसके अलावा री इंजीनियरिंग मंसूबे का, रोड्स एंड सिग्नल री इंजीनियरिंग मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। फिर साथ ही वो इस चीज़ का भी कह रहे हैं कि 5 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान बड़े डैम बन रहे हैं। तरबेला मंगला बने, उसके बाद कोई बहुत बड़ा डैम पाकिस्तान में नहीं बना। अब मोहम्मद डैम की बात हो रही है, 2024 में ये मुकम्मल होगा। 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 16,037 एकड़ रकबे पर ये रकबे को सैराब करेगा और इसके बेशुमार फ़ायदे, बहुत बड़ा ये डैम है और सैलाब से भी रोकने में मददगार होगा। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब लगता ये है कि शायद इमरान खान साहब ये विजन ला रहे हैं 2050 का कि जो इंडस्ट्रियल शहर हैं उनको मज़ीद बेहतर किया जा सके। जिस तरह हमने देखा फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, टेक्सटाइल में कुछ बेहतरी आई है। तो ये जो फोकस नज़र आ रहा है, अभी लाहौर के लिए कहा जा रहा है प्लान्स हैं, जिस तरह रावी रिवर फ्रंट अथॉरिटी है, बंदल आइलैंड का है, इसके अलावा लाहौर में बहुत से मंसूबे, अंडर पासिस के दीगर काफ़ी मंसूबे लाए जा रहे हैं। तो ये तो बड़े मंसूबे हैं, क्या इस हुकूमत के अंदर ये मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं इनकी मुद्दत में? सामा साहब, सबसे पहली बात ये कि ये गवर्नमेंट अब अपने मंसूबे लेके आ रही है। ये जो बार बार अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये पिछले जो मंसूबे हैं उन पे तख्तियाँ लगा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ ब्रेक कर दूँ कि लाहौर के अंदर अब इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं।
2 महीने तक ये इसको इमरान खान साहब इनागोरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक बसों को, एक इलेक्ट्रिक बस जो है वो माल रोड पे चलेगी, माल रोड पे सेक्रेटेरिएट से लेके यहाँ फोर्ट्रेस तक, और दूसरी नहर को कवर करेगी। ये पोल्यूशन फ्री बसेज होंगी जो कि इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भी 2 महीने में लाया जा रहा है और ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट जो है वो नई नई चीज़ें लेके आ रही है। अब ये जो गवर्नमेंट है अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। पहले तो ये था कि लोन देने थे, जो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं था, मुल्क कर्ज़ों में फंसा हुआ था, हुकूमत के पास पैसा नहीं था। अब ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस आना शुरू हो गया है और आपको जो सारे थे वो कम होने शुरू हो गए हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आ रही है। इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड जो है वो भी बड़ी जल्दी लॉन्च हो रहा है। तो इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो लोगों को होगा। तो ये जो है ये अच्छी चीज़ है। ये इसका ये ताल्लुक नहीं है कि ये अपोजिशन की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको जो है उसके इंडिकेटर सामने आ रहे हैं। एक मैं आपको और चीज़ बताऊं, अपोजिशन को जो अब सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू जो था वो था इकोनॉमी से संभल नहीं रही थी। अब अगर इकोनॉमी संभलना शुरू हो जाती है, कारोबार चलना शुरू हो जाते हैं, लोगों तक पैसा ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाता है, नौकरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर अपोजिशन तो कहीं खड़ी नहीं हुई। आज जो 4 लोग इनके साथ निकल रहे हैं, ये जो जल्दी है ना कि कोरोना के अंदर ही लोगों को निकाल लो, देखी जाएगी कुछ नहीं होता, लोग मरते हैं तो मरे, लेकिन फिलहाल इनको फौरी तौर पर निकालो। उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि लोग फिलहाल महंगाई से डरे हुए थे, खौफजदा थे, बेरोजगारी से खौफजदा थे, हुकूमत की पॉलिसी से नाला थे। लेकिन अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई तो फिर अपोजिशन के पीछे कोई बंदा नहीं। उसके इंडिकेटर्स तो नजर आ रहे हैं करल साहब। टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत बेहतर हो गया, गंदम की कीमत 1650 मुकर्रर करना किसानों के लिए ज़ाहिर है पहले से ज़्यादा एक इंसेंटिव तो है, आप जो भी कहें। इस तरह से कई इक़दाम। अब करंट डेफिसिट सारा कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हो गई है, फिर उसके बाद आपकी रेमिटेंस जो फॉरेन है वो ज़्यादा आई है, डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में 50 साल के बाद, यानी ये तरक्याती जो पाकिस्तान की हकीकी तरक्की के अंदर जो मनसूबे अहम संगे मील साबित हो सकते हैं। अब देखें ना, मंगला और तरबेला के बाद 50 साल बाद ये मोहम्मद और बादशाह डैम जो है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। और ये 50 साल किसी हुकूमत, कितनी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग टर्म मनसूबे बना रहे हैं, ये जो इनका विजन है ना, 5 साल में मनसूबे कोई दुनिया में नहीं पूरे कर सकता। ये विजन जो इमरान खान साहब का है, ये 5 साल में शायद चीन भी देखिए, सियासतदान जो पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क ये होता है कि ये जो विजन है इमरान खान साहब वाला, ये सियासतदान वाला नहीं है, ये लीडर का होता है जो कौमों के बारे में 100 साल आगे की सोचता है। इलेक्शन ही जीतेगा तो फायदा तो क्या नहीं, देखिए मसला ये है, फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ बनाना रिकॉर्ड सामने नजर आने वाले हैं कि लोगों को नजर आए, नीचे ना जाए, ऊपर आए, लोगों को नजर आए। इस तरह नहीं होता। जो लीडर होता है वो विजन उसका जो होता है वो बड़ा आगे तक वो देखता है। अब मुझे ये बताया कि जब 2 डैम बनेंगे, एक डैम की आपने कहा 800 मेगावाट उसकी बिजली पैदा करेगा, सस्ती बिजली मिलेगी लोगों को। आप फिर अब नई जो स्कीम इमरान खान साहब जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो की है शुरू, 5 मरले का घर हर बंदा जो है अप्लाई कर सकता है, जिसकी 25,000 से तक भी आमदन है। और इस तरह 10 मरले का जो घर के लिए या प्लाट के लिए 3 मरले है, आपको मुख्तलिफ उसमें है 30 लाख 50 लाख तक आपको गवर्नमेंट लोन दे रही है। 5% सिर्फ मार्कअप है, उसके बाद अगले सालों में 7 लाख है, 7% है। और फिर ये बाकायदा उसके ऊपर यानी ये 33 अरब रुपया गवर्नमेंट ने बैंकों को दे भी दिया है, बैंक इसमें बड़े स्पीडी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये भी एक लोगों के लिए पहली दफा हर बैंक पर लाजिम हो गया कि उसने अब तो पहली दफा ये हुआ है कि अब आम आदमी के घर बनाने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, जो कि पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब बिजली के हवाले से नहीं था ना, वो बिजली के हवाले से मंसूबे बन रहे हैं, आया, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट था वो भी फेल हो गया। नए घर बसाने की जिस तरह बात हो रही है, नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान, जिस तरह सिर्फ पंजाब के अंदर पहले 3 बने थे पाकिस्तान से लेकर अब तक, मजीद 7 और या 8 और अप्रूव हुए सिर्फ पंजाब के अंदर। इस तरीके से 3 जो नेशनल पार्क्स हैं पंजाब के अंदर बन रहे हैं, KPK के अंदर बन रहे हैं, ये बिलियन ट्री मनसूबा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इमरान खान साहब के यहाँ पे ये होता था कि सड़कें बना दो, पुल बना दो, नजर आए लोगों को और बसें भगा दो,
और उसके बाद बेशक सब्सिडी हो, खसारे में जाए प्रोजेक्ट, जो मर्जी हो जाए। जाते हैं बाबर साहब, इलेक्शन तो ऐसे ही जीते जाते हैं। इन मंसूबों से मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे मंसूबे हैं, लेकिन जो मंसूबा आप 2023 में लोगों को दिखा नहीं सकते तो उस पर आप वोट तो नहीं मांग सकते। आप कहेंगे जी वो डैम 24 में बनेगा तब बिजली आएगी। ये तो अब शहबाज शरीफ वाली पॉलिसी है, PMLN वाली पॉलिसी है कि आप जल्दी से प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बना के लोगों को दिखाओ और उसके बाद उससे जो है वो अब देखिए ना, मुझे एक बात बताएं, सियालकोट के लिए 2050 मेरी अर्ज सुन लें। ईमानदारी से आप बताएं कि लाहौर को ऑरेंज लाइन की जरूरत थी या ये जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है इसकी जरूरत थी? सर रावी रिवर, मुझे एक बात है, दरिया सूख चुका है, नाला बन चुका है, लाहौर का वाटर टेबल शिद्दत से नीचे जा रहा है और शहबाज शरीफ को मुझे आज की खबर मैं एक बता दूं आपको कि अब इंटरनेशनल मार्केट में पानी की कीमत ऊपर जा रही है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ब्लूमबर्ग की खबर है कि पहले हम देखते तेल, सोना, इसकी बात होती थी ना इंटरनेशनल मार्केट्स में, अब बात हो रही है कि पानी की कीमत ऊपर जा रही है। अब पानी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इतनी खतरनाक सूरत हाल है। 1.25 करोड़ आबादी का शहर है और उसको जो उसको पानी जो रिचार्ज करता है, उसका जो नीचे अंडरग्राउंड पानी को ऊपर लेके आता था वो था दरिया रावी, जो सूख चुका है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है और आने वाले दिनों में लाहौर में पानी का शदीद कहत पैदा हो सकता है। अब उसमें सर सुन लें, खबर सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग चेयर की। मीटिंग में रिवर रावी प्रोजेक्ट जो था LDA ने उस पर सारी स्टडी की और उसके बाद उनको वो सारा प्रोजेक्ट बताया गया जी। शहबाज शरीफ साहब ने सारा प्रोजेक्ट सुना तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये आइंदा से ये प्रोजेक्ट जो है ना ये मेरे सामने ना लाया जाए। क्यों? उनका ये कहना था कि जनाब ये जो ज़मीन के नीचे चीज़ें होती है ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऊपर उड़ती हुई ट्रेन चाहिए, मुझे ऊपर उड़ती हुई बस चाहिए जो नजर आए और जिससे लोग वोट दें। अल्टीमेटली ये नजर तो आना था। अगर रावी रिवरफ्रंट अथॉरिटी, सर वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब लाहौर से आप गुजरेंगे आपको जो एक एरिया से शुरू होगी और दूसरे एरिया तक जब ट्रेन जाएगी और लोग उसमें बैठेंगे तो वो जनाब वाह हो जाएगी, सारी दुनिया को दिखाएंगे। ये जो रावी अर्बन झील शील ये किसने देखनी है और कहाँ से इसका वोट आना है? मगर उनका ख्याल है कि झील बनाने से वोट नहीं मिलते, डैम बनाने से वोट नहीं मिलते, वोट मिलते हैं ट्रेन चलाने से, बस चलाने से। आप 300-400 अरब रुपया उस पर ज़ाया कर दें, उसके बाद सब्सिडियाँ भरते रहें। लेकिन ये जो सलमान शहबाज साहब एक दिन हमारे प्रोग्राम में, मैं तब करता था प्रोग्राम एक और चैनल पर, वहाँ वो इन्वाइटेड थे। उसके बाद ये बात हुई थी, उन्होंने कहा जी ये 2011 में जो इमरान खान ने जलसा किया ये हमें पता लग गया इलेक्शन ले गया। ये जो इमरान पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा हुआ था 2011 की बात है, तो उसके बाद फौरी तौर पर जल्द अज जल्द मियाँ साहब ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि हमने करना है, साल 1.5 साल के अंदर हमने सर रिवर रावी प्रोजेक्ट का जो पैसा था वो ऑरेंज लाइन पे लगाया गया है, तो वो इलेक्शन जीता भी तो ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सलमान शहबाज साहब का कहना है कि हमने यही मसला है ना, सियासतदान इलेक्शन के लिए, सियासतदान इलेक्शन जीतने के लिए काम करता है उस पूरे इलाके में, और जो लीडर होता है वो इलेक्शन जीतने के लिए ना वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे लाता है। तो अब ये फैसला अवाम ने अब करना है कि वो इस तरह के मंसूबों के हवाले से ऐसे लोगों को वो दोबारा मुंतखब करते हैं या वो लोग जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो लॉन्ग टर्म मंसूबे करते हैं उनको लोग वोट देते हैं। अब ये डिसीजन होगा, अब ये आने वाला वक्त बताएगा 2023 के इलेक्शन में, तो पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली देखें ना KPK के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे परसेप्शन बिल्डअप किया जाता था कि जनाब KPK में तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, कोई डिलीवर नहीं किया, कोई इंडिकेटर बेहतर नहीं है, तो वहाँ पे कितनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ अगर दोबारा लोगों ने उसको मुंतखब किया और पहली दफा बुरा हाल हो गया, पहली तारीख में पहले दफा इस तरह हुआ। ब्रेक के बाद कर लें, ब्रेक लेते नहीं। ब्रेक के बाद बाबर डोगर साहब के पास एक अहम खबर है अफसरान के हवाले से, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने फिर से वैल्यूएट करने का कहा है। मुख्तलिफ वजारतों को, वज़ीरों की कारकर्दगी देखी जाएगी, मुख्तलिफ डिविजन्स की कारकर्दगी देखी जाएगी और अब इसके हवाले से ही फैसले होंगे कि कोई किसी को हटाना पड़ा हटाया जाएगा और बाकायदा एक पैमाना बनाने का सोचा जा रहा है कि मंसूबे किस तरह से एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, टारगेट्स दिए जाएंगे, जो मीट करेगा वही रहेगा, बाकियों को इधर उधर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आया कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ 5 मुशीर मुकर्रर कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा नहीं। बाबर साहब, पहले तो अफसरान के हवाले से क्या खबर आपके पास आज? ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि पंजाब में 5 ग्रेड 21 के सीनियर डीएमजी ऑफिसर जो हैं, जो अहम पोस्टों पर लगे हुए हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ से ऑप्शन है कि अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेड 22 लेना है तो आपको फेडरल गवर्नमेंट में सरेंडर करना पड़ेगा। उनसे ऑप्शन मांगे कि उन सब ने लिख के दे दिया कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट जाना चाहते हैं। उसके बाद वो सीएम पंजाब के पास चले गए कि जनाब हमें फेडरल गवर्नमेंट भेजा जा रहा है, तो आप हमें रोक लें। सीएम आप हमें रोक लें। पहले खुद ही लिख के दे दिया कि हम फेडरल गवर्नमेंट जाना चाहते हैं। 22वां ग्रेड सर, तो अच्छा, उसके बाद सीएम ने कहा जी अगर आप फेडरल गवर्नमेंट नहीं जाना चाहते तो आप लिख के दे दें कि आप नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा जी नहीं, लिख के हम नहीं देंगे कि हम नहीं जाना चाहते, उससे तो हमारी प्रमोशन रुक जाएगी। लेकिन आप हमारे लिए स्टैंड ले लें कि जी ये चौंका मुझे चाहिए तो मैं इनको फेडरल गवर्नमेंट नहीं जाने दूंगा। टिकट से 2 मजे लेने का मकसद ये है कि 22वां ग्रेड भी मिल जाए और रह भी पंजाब में पुरकशिश पोस्टों पे जाए। ये मकसद है। उस पर उस्मान बुज़दार साहब ने उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि वही रुकेगा जो लिख के देगा कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट नहीं जाना। वैसे ये मैंने किसी को बड़ा जबरदस्त है, उन्होंने जो लिख के दे देगा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट जाना चाह रहा हूँ वो गया, उसको मैं नहीं रोकूंगा। हाँ, जो रहना चाहता है वो लिख के दे, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा। उस पे वो बेचारों के अरमानों पे वो पानी पड़ गया। वो ये था कि वो ये समझ रहे थे कि शायद हम लिख के दे देंगे फेडरल गवर्नमेंट में, यहाँ पे ग्रेड 22 भी मिल जाएंगे और रहेंगी भी यहाँ पर। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने पहली दफ़ा उन्होंने एक स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया। उसमें कुछ उनके चीते ऑफिसर भी थे। अच्छा जी, 5 ग्रेड 21 के, जाहिर बात है बड़े डिपार्टमेंट है, कोई ACS है, कोई 2-3 तो ACS हैं इसमें। तो वो सारे जो हैं अल्टीमेटली अब उनको फेडरल गवर्नमेंट जाना पड़ेगा। तो बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, ये थी कि जनाब हम लिख के भी दे दें और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ग्रेड 22 भी दे दे, उस्मान बुज़दार साहब हमारे लिए स्टैंड भी ले लें और हमें रोक भी लें। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा नहीं बच्चे, जो लिख के देगा वो जाएगा। अल्लाह करे कि ये एक तरह से ये आगाज़ हो बेहतर गवर्नेंस का, मेरिट पर काम करने का। तो ये असद करल साहब, जब ये नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी आ रही है, इसको कहा जा रहा है नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। हमने ये पहले भी इमरान खान साहब ने कहा कि 100 दिन की कारकर्दगी जो है वो पेश की जाएगी और जो काम नहीं करेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली आप उनका बयान सुन रहे थे टीवी पे कि उसमें उन्होंने कहा जो काम नहीं करेगा उसको हम मुअत्तल नहीं करेंगे अफसरों के हवाले से भी, बल्कि उसको खारी भेज दिया जाएगा। अब मामला ये है कि 42 वजारतें और जो डिवीजन के हवाले से उन्होंने कहा जी जनाब उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, 2.5 साल जो मजीद है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो पहले आपने कौन सा वजारतों के हवाले से जिस तरह परफॉर्मेंस या एवेल्यूएशन की बात होती थी, इमरान खान साहब ने कहा कि 100 दिन के बाद, फिर 1 साल की बात हुई, फिर 2 साल की बात हुई, तो अभी तक तो हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा रहा है वजारतों के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इतनी कुछ ज़्यादा कुछ सेटिस्फैक्ट्री कुछ का तो बड़ा होता है। मुराद सईद ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। 4-5 भाई है ना वजारतें हैं जहाँ पे काम आपको नजर आता है। मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, अपने जितने उनका डोमेन है। फिर ये जुल्फी बुखारी साहब के जी बड़े एक्टिव हैं, वरना ओवरसीज पाकिस्तानी का तो कोई होता ही नहीं था। तो इस तरह के लोगों के नाम तो आते हैं और कुछ को बदला भी गया। अब कुछ 6 माह या 3 माह बाद इमरान खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जनाब अब वो काम जो नहीं करेगा उसको नहीं रहेगा। शफलिंग तो होती है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। नहीं, अभी तक वो खास रीशफलिंग नहीं हुई। एक वजारत से तब्दील करके दूसरी वजारत पे लगा दिया। लेकिन इस तरीके से कोई सवाए 2-4 जिनको हटाया गया वो तो उनके ऊपर चूंकि मैसिव करप्शन के हवाले से एक एलिगेशन आ गए, जिस तरह जफर मिर्जा की बात है, वो भी मशीरों की बात अगर मैं करूँ, या स्पेशल असिस्टेंट जो है के लोग जो है उनको भी हटा दिया गया था। तो उन लोगों के हवाले से चीज़ें हुई। कुछ तो इस तरह। बाबर साहब, आपको लगता है नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी वाकई इस पर नो कॉम्प्रोमाइज होगी? टारगेट्स दिए जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। इमरान खान साहब बेतहाशा दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट के में जो वज़रा की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। कोई मासा 2-4 के कोई मिनिस्टर जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, घरों में बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो जीरो है। अगर परफॉर्मेंस बेहतर होती तो वो रिफ्लेक्ट होती। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब उस्मान बुज़दार साहब घंटाघर बने हुए सारे इख्तियार तो उन्होंने अपने पास रखे हैं। सेक्रेटरीज को वो कहते हैं मिनिस्टर की बात ना सुनो, जब तक मैं ना कहूँ काम कोई ना किए ना जाए। अब सबसे बड़ा अब ये सबसे बड़ा रोला जो पंजाब में ना, यहाँ पे वो मिनिस्टर का ये है कि जनाब हमें पता ही नहीं होता, हमारा सेक्रेटरी बदल दिया जाता है। हर मिनिस्टर का ये गिला कि जनाब मेरे नीचे 5-6 सेक्रेटरी तब्दील कर लिए, मैं परफॉर्मेंस क्या घटा दूं, क्या करूं मैं। मगर आप देख लें, इरिगेशन को देख लें, एजुकेशन को देख लें, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, होम डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन,
जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फूड डिपार्टमेंट को देख लें, 5-5, 6-6 सेक्रेटरी चेंज हो गए। मिनिस्टर बेचारा क्या करे, हर 15 दिन के बाद सेक्रेटरी चेंज हो जाता है, एक नया चेहरा आ जाता है, एक नया अफसर आ जाता है, वो उसके बाद दोबारा जीरो से उसके साथ स्टार्ट करता है। अभी महीना गुजरता नहीं तो उसको एकदम जो अखबार से पता चलता है या चैनल की पट्टी से पता चलता है कि मेरा सेक्रेटरी फिर तो बदल गया। ये पंजाब में मेन गिला है। यही गिला फेडरल गवर्नमेंट में भी है। वहाँ भी मिनिस्टर जो है वो ये कहते हैं कि ना हमें पता ही नहीं होता, सेक्रेटरी बदल जाता है, हमसे पूछा ही नहीं जाता, ना सेक्रेटरी बदलते वक्त पूछा जाता है, ना ही हमसे ये ऑप्शन लिया जाता है कि आप किस बंदे को चाहते हैं, किसको उस पर लगाया जाए। जब एक मिनिस्टर को पता ही नहीं कि उसके नीचे जो अफसर काम कर रहा है वो कितने दिन के लिए और उसके बाद एकदम वो बदल जाएगा, तो मिनिस्टर क्या परफॉर्मेंस देगा। अल्टीमेटली जब तक मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों मिलकर आपस में एक वेवलेंथ पे नहीं होंगे, डिपार्टमेंट की तरह से काम करेगा। उनको शायद ये खौफ होता है असद खरल साहब कि जी मिनिस्टर आएगा, उसका एक हल्का है, वो फिर उस लिहाज से अपने काम लगाएगा, तो हम उसकी मर्जी पर ना छोड़े। सारी जो वजारत है कि जिसको चाहे जहां मर्जी करे, जैसे मर्जी चलाए, जहां मर्जी तो अफसर पहले काम को लैब का वाला बनाया हुआ, बहाना बनाया हुआ, ऐसी बात नहीं है। बुजदार साहब ये चाहते हैं कि जो भी सेक्रेटरी है अगर वो अलाइनमेंट करता है किसी भी मिनिस्टर के साथ तो फौरी तौर पर उसको तब्दील कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जो सेक्रेटरी है वो बराह रास्त उनको रिपोर्ट दे और छोटे से छोटा जो काम है जब तक बुजदार साहब की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल ना मिले, गो एड ना मिले, वो मिनिस्टर के कहने पे वो काम या फाइल आगे उसको ना बढ़ाए। अब यही मसला है यहाँ पे कारकर्दगी का। मिनिस्टर जब भी उनसे कारकर्दगी की बात की जाती है तो वो इमरान खान साहब से अगर अलहदगी मुलाकात करते हैं तो वो इसकी बुनियादी वजह इस चीज़ को बताते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो आपको पता है बुजदार साहब के हवाले से कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करते और जो ज़्यादा उनके बारे में बैक बाइटिंग अगर करेगा तो वो उसको शटअप कॉल भी दे देते हैं और उसको पसंद नहीं करते, आगे से उसको टाइम भी नहीं दिया। अच्छा, अभी ये हुआ कि महंगाई पर काबीना के अंदर बड़ा शोर हुआ कि जी ये महंगाई इस तरह से हुई है, इसको कंट्रोल किया जाए। कई दफ़ा आपस में तू महमा हो जाती है। अभी हाल ही में ये भी देखा गया कि मुराद सईद साहब की भी हुई इसी तरह से एक और काबीना के मेंबर के साथ और दीगर, तो सवालात तो वहाँ पर होते हैं लेकिन तब्दीली उस तरह से नहीं आती। तो अब हर एक की पसंद नापसंद होती है, कई बार लड़ाई झगड़े पर बात आ जाती है तो इमरान खान साहब को उनको कंट्रोल करना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है कि सबको अपने मौक़िफ़ का मौका मिलता है, लेकिन अगर महंगाई हुई तो हमने नहीं देखा कि उसकी वजह से किसी पेट्रोल का बहरान आया, उसमें कोई तब्दीली उस तरह से नहीं आई। महंगाई में अगर आया तो उसमें उस तरह से तब्दीली नहीं आई। ये तो अब इस दफ़ा फिर सुनने कि नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी हो। अच्छा उसामा साहब देखें, बेतहाशा चीज़ें। आज मैं हमारे एक डिप्लोमेट हैं दिल्ली में जो पाकिस्तान के सफ़ीर वो हाई कमिश्नर रहे हैं बासित साहब, जी आज मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो गल्फ़ ममालिक से जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी जो फ़ॉरेन डिपार्टमेंट है, फ़ॉरेन अफेयर का डिपार्टमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है और जुल्फ़ी बुखारी जो है वो अपना टास्क में शदीद नाकाम हुए। ये सबसे बड़ी नाकामी जुल्फ़ी बुखारी की है। नहीं सर, फ़ॉरेन अफेयर्स को जुल्फ़ी बुखारी भी देखते हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब और ये गल्फ़ के ममालिक जो हैं इनके अफेयर्स को वो भी देखते हैं और उनका ख्याल था कि जुल्फ़ी बुखारी को भी चेंज किया जाना चाहिए। अब मुझे बताएं कि जुल्फ़ी बुखारी को कौन चेंज करेगा, किसकी इतनी हिम्मत और जरूरत है कि वो जुल्फ़ी बुखारी को चेंज करे। तो उनसे तो इमरान खान साहब मुतमईन है, वो तो कहते हैं जी कारकर्दगी बेहतर है। बल्कि उन्होंने तो शाहमूद कुरैशी की भी परफॉर्मेंस जो है उसके आगे भी सवालिया निशान लगा दिया कि एक सबसे बड़ा रीजन जहाँ से पाकिस्तान को 15-20 अरब डॉलर सालाना आते हैं, वहाँ पे 40-50 लाख पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, आपने इन तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। तो इस समय जो फ़ॉरेन डिपार्टमेंट है, ख़ास UAE जो है, वहाँ पे तो पाकिस्तान का सफ़ीर पिछले 5 महीने से है ही नहीं है। आप देखें UAE जैसे अहम मुल्क में पाकिस्तान का 6 महीने में सफ़ीर ही कोई नहीं है। बड़ी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर है, 10 लाख से पाकिस्तानी। आप सोचें इतनी बड़ी तादाद में, तो ये तो बड़ी गफलत अगर ऐसा किया जाए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।